देखिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इस असल में है क्या, बाकी का रिवीजन हो जाएगा कि राष्ट्रीय चेतना को जगाने वाले तत्व कौन से थे। इसमें 11 पॉइंट दे रखे हैं। पहला कौन सा था कि समाज सुधार आंदोलन। क्या था? समाज सुधार। देखिए ये कहता है कि ना देश को बनाने में, देखिए भारत देश को आज़ाद कराने में किन किन चीज़ों का योगदान रहा। पूरा भारत आज़ाद कराया, अलग अलग नेता निकल के आए, अलग अलग क्रांतिकारी देशभक्त आए। कैसे? पहला काम किसने किया? समाज सुधार आंदोलन ने। दूसरा काम किया, अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियां थी। कैसी थी? शोषणकारी नीति। अंग्रेज जो पॉलिसी बनाते थे, व्यापार से लेके जो भी पॉलिसी बनाते थे, तो भारत के लोगों क्या करते थे? शोषण। तो भारत के लोग तंग आ गए थे। क्या कहते? तंग आ गए थे। फिर थर्ड क्या हुआ? 1857 की क्रांति। क्या हुई? 1857 की क्रांति। तो वो भी कारण बना। हाँ, उन्होंने क्या, भारत का जो गौरवशील इतिहास था ना, तो विज्ञान बाहर के विदेशी उन्होंने रिसर्च किया। उन्होंने क्या है, ब्राह्मणी लिपि को पढ़ा, जिससे अशोक सम्राट के बारे में पता चला। उन्होंने जो पुराना इतिहास है ना, भारत पुराना दर्शन है, पुरानी जो कल्चर है, उसके बारे में बता कि भारत इतना गौरवशील देश होता था, सोने की चिड़िया होता था। तो उसने भी क्या है, भारतीयों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना को पैदा कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? क्या है ना, जातीय भेदभाव था। अंग्रेज लोग क्या बोलते थे? अपने आप को मानते थे सर्वश्रेष्ठ, कि हमारी जाति सबसे अच्छी है, हम गोरे हैं। बाकी भारतीयों क्या बोलते थे? काला बाबू। क्या बोलते थे? काला बाबू। भारत के लोग चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ऐसे तो हम गोरे हैं, चाहे कोई भी है, तो हमें क्या बोलते थे? काला बाबू, हबसी, नीच, कुत्ता, कुछ भी। होटलों में लिखते थे डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउड। भारतीय और कुत्ते का प्रवेश वर्जित है। होटल में, पार्कों में ऐसे होता था। भारतीयों की इतनी माटी कूटते थे, समझे ना। जैसे ब्राह्मण है, कोई क्षेत्रीय है, कोई शूद्र है, कोई कैसा ही है, पूरा भारतीय, जिसमें पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली, श्रीलंका सारे आ गए। यानी भारतीय उपमहाद्वीप के जितने लोग ना, सबको क्या मानते थे? नफरत करते थे। हमें इंडियंस को गोरे क्या है, ऐसे जातीय भेदभाव से नफरत करते थे। ये भी कारण रहा। तो हमारे लोगों को लग रहा है हमारे ऊपर राज करा, हमसे नफरत करते, काला बाबू बोलते। क्या बोलते? ए काला बाबू। बढ़िया होंगे। अरे कोई गोरा है, जैसे तरुण है, इसको भी ये सोचता मैं गोरा, इसको बोलते हैं काला बाबू। अरे देखिए रोहन है, रोहन तो है ही काला बाबू। थोड़ा थोड़ा ये भी काला बाबू। ये दोनों तरह का विवेक, कभी काला बाबू दिखाई पड़ता है, कभी गोरा का बाबू। क्या समझ नहीं आता, कभी ये स्मार्ट दिखता है, कभी काला बाबू दिखने लगता है कई बार। मिक्स है ना। हमने क्या, हम तो अपने आप को सोचते ना हम गोरे, ये काला है। जैसे इसको खड़ा कर दे, एक छोटी एक नंदा का, पता है ना ये गोरा ये काला। लेकिन अंग्रेज क्या, सब कोई, सब काले। अंग्रेज अपने आप को मानते थे उच्च जाति का, भारत के लोगों को निम्न जाति का। फिर अगला क्या था? समाचार पत्रों की भूमिका। हाँ, समाचार पत्र। आपने पता है कि राजा राम मोहन राय ने क्या है, स्टार्टिंग में समाचार पत्र की शुरुआत की, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पत्रकारिता का जनक। क्या बोलते थे? पत्रकारिता जनक। तो उन्होंने बंगदूत है, ब्राह्मणिकल मैगजीन है, तो उसके साथ में बहुत सारे अलग अलग लोगों ने क्या, अलग अलग न्यूज़पेपर लिखे। द हिंदू भी उस समय का आया था, जो आज चलता है। आगे है नेक्स्ट, राष्ट्रीय साहित्य की भूमिका। साहित्य का मतलब होता है लिटरेचर। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? लिटरेचर। कोई चीज़ को, कोई बुक को लिख देते हैं, किसी चीज़ के बारे में लिख देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं साहित्य। क्या बोलते हैं? साहित्य। बुक होती है एक लिटरेचर, इसको हम बोलते हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ा, ध्यान सुनिए। 19वीं शताब्दी में समाचार पत्रों की भांति, जैसे समाचार पत्र तो थे, उन्हीं की तरह राष्ट्रीय साहित्य, जो देश के प्रति, यानी जो देश की भावना के प्रति जो लिटरेचर लिखे जाते थे, ने भी उपन्यासों, यानी इसमें उपन्यास भी आ जाते थे। देखिए साहित्य का मतलब होता है बुक, कोई भी रिटन बुक जिसमें देश के बारे में लिख रखा है। समझ गए ना, कि देश की ग्रोथ के बारे में, देश की राष्ट्रीयता के बारे में, देश की जो फिलोसफी है, देश का दर्शन, इतिहास, देश के। देखो साहित्य का मतलब बुक लिखना, और साहित्य अलग अलग हो सकती है। तो राष्ट्रीय साहित्य समझ गए ना, तो देश के ऊपर बुक लिख रखी है। तो राष्ट्रीय साहित्य में क्या आगे? उपन्यास भी आगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉवेल्स। क्या आगे? नॉवेल्स। किसी ने नॉवेल्स लिख दिए, किसी ने निबंध ऐसे लिख दिए, किसी ने नाटक लिखे, किसी ने कविता, पोएम। पोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोम या पोएम, अलग अलग तरह की है। तो किसी ने स्टोरीज लिख दी, किसी ने जीवन चरित्र यानी बायोग्राफी लिख दी, अलग अलग जो भी महान लोग थे या समाज सुधारक थे, उनके माध्यम से आधुनिक राष्ट्रीय चेतना की जगाने में भूमिका ने बड़ा ही योगदान दिया। समझे ना। तो इन लोगों ने क्या किया, यानी राष्ट्रीय साहित्य, लिटरेचर लिखा। और लिटरेचर में क्या, उपन्यास आ गए, कहानी आ गई, नाटक आ गए, तो बहुत सारी चीजें आ गई। तो इसने किसका योगदान दिया? भारतीय जनता को जगाने का। ये दीनबंधु मित्र है, इन्होंने लिखे नाटक। क्या लिखे? नाटक। तो इसमें जो फेमस था नील दर्पण। कौन सा था? नील दर्पण। तो क्वेश्चन पूछेगा, नील दर्पण नाटक किसने लिखा था? दीनबंधु मित्र। किसने लिखा था? दीनबंधु मित्र। चाहे ऐसे पूछेगा, दीनबंधु मित्र ने कौन सा नाटक लिखा था? नील दर्पण। कौन सा था? नील दर्पण। ये एक नाटक था
फिर ये कह रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास, तो इन्होंने नोवेल लिखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने नोवेल्स लिखी है। तो इसमें जो फेमस है, इस उपन्यास में फेमस एक तो आनंद मठ है और दूसरा है देव चौधरानी। क्या है? देव चौधरानी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक, इन्होंने भी नाटक लिखा। तो इसने लिखा एक नाटक भारत दुर्दशा, भारत के लोगों की गति, बुरा हाल कैसे हो गया। दुर्दशा का मतलब ना बेड कंडीशन, कि भारत के लोगों की बेड कंडीशन। तुमने स्कूल में उस दिन परफॉर्म किया था एक नाटक, याद है ना? तो उसी तरह जो मतदाता जागरूकता वाला है, तो सेम इसी तरह के इन्होंने नाटक लिखे थे हरिश्चंद्र ने। तो इन्होंने नाम लिखा भारत की दुर्दशा कैसे कर दी, नाटक के थ्रू समझाया था कि अंग्रेजों ने भारत का हालात ऐसे कर दिया। तो इन्होंने ये नाटक लिखा था। अब देखिए वीर सावरकर ने एक अपनी बुक लिखी थी, रचना। इसमें देखिए द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, भारत की आज़ादी के लिए जो पहली लड़ाई लड़ी गई थी 18 सितंबर की क्रांति, तो उसने ये बुक लिखी थी। तो क्वेश्चन पूछेगा ये जो बुक है द इंडियन वार ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857 किसने लिखी थी? वीर सावरकर। किसने लिखी थी? वीर सावरकर। और उन्होंने एक बुक और लिखी थी स्वतंत्रीय समर, इसको ग्रंथ भी बोल देते, ग्रंथ रचना बुक वगैरह ये आप समझ गए, ग्रंथ लिखे रचना लिखे जो भी चीज़ें एक ही बात होती है। स्वतंत्रीय समर क्या है? स्वतंत्रीय समर। तो इसने सिपाही विद्रोह के बारे में बताया। और कल की क्लास में हमने बताया था कि 1857 की जो क्रांति वो क्या था? सिपोही रिवोल्ट। क्या था? सिपोही रिवोल्ट। तुमने 8th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा था ना 1857 की क्रांति, कि वो एक क्रांति थी, मंगल पांडे को कैसे फांसी लटका दी थी, क्या क्या घटना हुई, उसमें गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूस थे। तो सेम ये घटना है। तो वीर सावरकर ने क्या है, इसकी जो क्रांति है, इन 2 बुकों के बारे में ये चीज़ें लिखी है ताकि जनता पढ़ेगी, अवेयर होगी, अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति आवाज़ उठाएगी। आगे बात समझ में, तो इनका बड़ा ही योगदान था। तो राष्ट्रीय साहित्य की भूमिका समझ गए ना। आगे देखिए, ये जो वंदे मातरम है राष्ट्रीय गीत है, ये कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से। कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से। पढ़ते ना स्कूल के अंदर ये वंदे मातरम, कैसे याद है किसी को? गा के बता, विवेक बता। हाँ हाँ वेरी गुड। हाँ हाँ खड़ा हो बता। हाँ बताइए वंदे मातरम जितना आता है, वेरी गुड। हाँ शीतलम, हाँ सस्य हाँ वाक्य इतना है और आगे तो ये वंदे मातरम है, कहाँ से लिया है? आनंद मठ से। कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से। और आनंद मठ किसकी रचना है बताइए? बंकिम चंद्र चटर्जी। किसकी है? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसके अंदर देख सकते हो, बुक के अंदर दिखा रखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ लिखा है। तो इसमें दिखा रखा है कि स्कूल के अंदर अभ्यास करते हैं, विद्यालय के अंदर, प्रार्थना के अंदर जाके बच्चे स्कूल में करवाते हैं, अलग अलग स्कूल्स के अंदर। ठीक है। तो राष्ट्रीय आंदोलन में देखिए कुछ जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें ना अलग अलग जो उत्सव है, धार्मिक अनुष्ठान है, उसका भी बड़ा महत्व है। जैसे गणेश उत्सव होता है महाराष्ट्र के अंदर, क्या है? गणेश उत्सव। और शिवाजी उत्सव महाराष्ट्र के अंदर। 2 उत्सव कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। शिवाजी उत्सव कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। गणेश उत्सव कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ये दुर्गा पूजा बंगाल में। दुर्गा पूजा कहाँ पे होती है? बंगाल में। त्योहार होता है बंगाल का सबसे बड़ा त्योहार, जैसे अपने होली दिवाली है ना, तो उनका राज्यों का अलग से स्पेशल त्योहार होता है दुर्गा पूजा, बड़ा ही फेमस है बंगाल बिहार के एरिया में। तो दुर्गा पूजा कहाँ मनाई जाती है? बंगाल में। और गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव कहाँ पे? महाराष्ट्र में। इनको भी किससे जोड़ दिया था? इन्हीं चीज से जोड़ दिया था, राष्ट्रीय के साथ जोड़ दिया था, ताकि लोग इकट्ठा हो, देश की बात करें, ये चीजें करें। आगे बात समझ में। तो इसके अंदर पूरा दिखा रखा है, बुक पढ़ोगे सारी चीजें आ जाएगी सब। देखिए कुछ व्यक्ति थे अलग अलग भाषाओं में, इन्होंने क्या लिखा? अलग अलग रचनाएं लिखी, अलग अलग बुक लिखी। इन्होंने क्या किया? राष्ट्रीय भावना को बढ़ा दिया। समझिए, भारत के कुछ ऐसे व्यक्ति थे, उन्होंने अलग अलग भाषाओं में बुक लिखी, उपन्यास लिखे, कहने का मतलब साहित्य लिखे। क्या लिखे इन्होंने? साहित्य, लिटरेचर लिखे। और लिटरेचर में कुछ भी हो सकता है, चाहे उपन्यास हो सकता है, चाहे स्टोरीज हो सकती है, चाहे कोई नाटक हो सकता है। तो कुछ 5-6 व्यक्ति थे, उनके नाम याद रखना। हिंदी साहित्य में, हिंदी भाषा में लिखने वाले कौन थे बताइए? प्रेमचंद। कौन थे? प्रेमचंद। तुमने पढ़ा होगा ना हिंदी की बुक में। तो हिंदी भाषा के अंदर वो राष्ट्रीय की बात करते थे प्रेमचंद। उसके जो अलग अलग साहित्य है, अलग अलग बुक्स के अंदर क्या है? देश के प्रति बात लिखी गई है। तो हिंदी में कौन थे? प्रेमचंद। और उर्दू भाषा में थे अल्फात हुसैन हाली। क्या नाम था? अल्फात हुसैन हाली। उर्दू भाषा कौन थे? अल्फात हुसैन हाली। हिंदी के कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। और उर्दू के कौन थे? अल्फात हुसैन हाली। अल्फात हुसैन हाली। और बांग्ला के थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। तो बंगाल का था ये रविंद्रनाथ टैगोर। तो स्टार्टिंग में ये चीजें लिखी जाती है बांग्ला भाषा में लिखी गई। और ऐसी असमी भाषा,
असमी भाषा के अंदर थे लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। कौन थे? लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। क्या नाम था इसका? लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। ये अपने अपनी भाषाओं में क्या है, राष्ट्रीय साहित्य को लिखते थे। और एक रह गए मराठी भाषा के विष्णु शास्त्री चिपलूणकर विष्णु शास्त्री चिपलूणकर। क्या नाम उसका? चिपलूणकर। चिपलूणकर, विष्णु शास्त्री चिपलूणकर। बोलो, विष्णु शास्त्री चिपलूणकर। चिपलूणकर, चिपलूणकर, विष्णु शास्त्री चिपलूणकर। कौन सी भाषा के थे? मराठी की। कौन सी भाषा के? मराठी भाषा के। आगे है तमिल भाषा के थे सुब्रमण्य भारती। क्या नाम था उसका? सुब्रमण्य भारती। ये कौन सी भाषा में थे? तमिल में। सुब्रमण्य भारती। क्या नाम था इनका? सुब्रमण्य भारती। तो ये सारे के सारे व्यक्ति थे, इन्होंने अलग अलग भाषाओं में राष्ट्रीय साहित्य लिखे थे। आगे देखिए, लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीतियां। इन्होंने जो पॉलिसी बनाई थी, इसमें क्या भारतीय जनता को बड़ा ही स्ट्रेस, इन्होंने दबा दिया, डाउन ट्रेबन किया। और इनकी जो नीतियां थी, इसने भी ये चीज़ की। देखिए, ये उस समय भारत के वाइसराय होते थे। क्या होते थे? वाइसराय, यानी रिप्रेजेंटेटिव होते थे। ब्रिटेन की जो महारानी है, या कहने का मतलब जो ब्रिटेन के मुनार्क होते हैं, यानी ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है, उनके रिप्रेजेंटेटिव होते थे वाइसराय। इसने देखिए कौन कौन सी नीतियां बनाई। पहला देखिए, 1876 में इन्होंने ICS, इंडियन सिविल सर्विस, क्या बोलते थे? इंडियन सिविल सर्विस, उसकी जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो पेपर होता है, उसकी एज घटाकर 19 वर्ष कर दी। कितनी कर दी? 19 वर्ष। 21 होती थी, उससे एज घटा दी। यानी कि पहले जो ICS की परीक्षा है, इंडियन सिविल सर्विस इसको बोलते हैं, भारतीय अखिल सेवा। पहले पेपर कहाँ होता था इसका? लंदन के अंदर। कहाँ होता था? लंदन। अगर कोई भारतीय अगर उसको पास करना चाहता है तो लंदन जाके दे के आना पड़ता था पेपर, तो ऐसे नहीं जा पाएंगे। तो ज़्यादातर अधिकारी अंग्रेज होते थे, लेकिन इसने क्या है, एज घटा दी। आगे बात समझ में। तो पहला क्या कर दिया इसने? एज को घटा दिया। ICS की परीक्षा को क्या कर दिया? एज को घटा दिया। ये भी नीति है, इससे लोग बड़े परेशान हो गए। नेक्स्ट देखिए, इन्होंने क्या किया, 1877 में, नेक्स्ट ईयर, देश में जो अकाल पड़ गया था, देश में फैमाने यानी बड़ा ही अकाल पड़ा था, लेकिन उन्होंने दिल्ली के अंदर शानदार शाही दरबार लगाया। क्या लगाया? शानदार शाही दरबार। जैसे किसी घर में नून के तो पैसे नहीं, सब्जी है नहीं, उसका बाप मुर्गा खा रहा, दारू पी रहा है, अंगूर के साथ शराब पी रहा है। घर में तो बच्चों की सब्जी नहीं है, नून नहीं है कहने का मतलब बेसिक नीड तो है नहीं। अकेला बैठ के शराब पी रहा, अंगूरों के साथ खा रहा है, या बियर पी रहा है आराम से बैठ के, तो गलत चीज होगी ना। तो यही कह रहा है ना, देश में तो अकाल पड़ा, लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है, लेकिन तुम दिल्ली के अंदर शाही शानदार जो दरबार है वो सजा रहे, एंजॉय कर रहे हो, तो इससे भी लोग क्या है, परेशान हो गए। आगे देखिए, 1877 में शस्त्र अधिनियम। देखिए ये एक्ट लेके आए। अधिनियम का मतलब होता है कोई एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। शस्त्र का मतलब होता है वेपन। क्या होता है? वेपन यानी हथियार। ये कानून लेके आए। इसके तहत क्या किया, भारतीय लोगों को हथियार रखने की मनाही कर दी गई, बैन कर दिया कि इंडियन कोई भी क्या बिना लाइसेंस के, बिना गवर्नमेंट के पूछे शस्त्र यानी वेपन को नहीं रख सकता। इधर बैठ जा। तो उन्होंने बैन कर दिया, ये कानून लेके आए। तो इस कानून का नाम क्या था? शस्त्र अधिनियम। क्या नाम है इसका? शस्त्र अधिनियम। अधिनियम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एक्ट। क्या बोलते हैं? एक्ट। आगे देखिए, 1878 में क्या इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लेके आए। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसको बोलते हैं। तो इसको पास करके क्या कर दिया, जो लोकल लैंग्वेज के अंदर यानी लोकल भाषाओं के अंदर, जैसे बांग्ला है, तमिल है, मराठी है, इनके अंदर कोई भी न्यूज़पेपर यानी प्रेस मीडिया न्यूज़पेपर वगैरह नहीं लिख सकता। इसको भी क्या कर दिया इन्होंने? बैन। क्या कर दिया? बैन। क्योंकि इसको पता चल रहा था ना, ये सारे के सारे व्यक्ति क्या कर रहे हैं, अलग अलग न्यूज़पेपर लिख रहे हैं, सरकार की जो नीतियाँ हैं उनके खिलाफ विरोध आवाज उठा रहे, तो जनता हमारे खिलाफ ना भड़क जाए, तो इसने क्या कर दिया? बैन कर दिया। तो इधर भी देखिए, वर्नाकुलर का मतलब समझना क्या होती है? लोकल भाषा। वर्नाकुलर क्या होती है? लोकल भाषा। प्रेस का मतलब आप समझ गए, न्यूज़पेपर वगैरह, ये सारी चीजें होती थी। और अधिनियम क्या होता है? एक्ट। क्या होता है? एक्ट। तो इसने क्या है, ये मेन अलग अलग पॉलिसी बना दी। तो इससे क्या है, लोगों के अंदर गुस्सा फूट गया और उस चीज का रिजल्ट हुआ। तो पहला बताइए क्या किया इसने? 1870 में ICS की परीक्षा 8th क्लास में याद है तुम्हें? याद है तो अगर थोड़ा सा याद है तो पढ़ा था हमने वर्नाकुलर एक्ट, बुक उठा के देखना। हाँ पढ़ा था। क्या किया? ICS की एज को क्या कर दिया? कम कर दिया है। दूसरा क्या किया?
अकाल पड़ गया, अकाल पड़ गया। वो क्या कर रहे थे दिल्ली में? शाही दरबार। क्या लगा रहे थे? शाही दरबार। नेक्स्ट क्या किया इसने? एक एक्ट बना दिया, शस्त्र अधिनियम। क्या बना दिया? शस्त्र अधिनियम। तो भारत का व्यक्ति कोई शस्त्र नहीं रह सकता, वेपन नहीं रह सकता, बंदूक वगैरह हथियार नहीं रह सकता। और दूसरा क्या बनाया इन्होंने? वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम। क्या बनाया? वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम। क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड? आगे देखिए, पश्चिमी शिक्षा था भारतीय बुद्धिजीवियों का योगदान। यानी जो वेस्टर्न एजुकेशन है, वेस्टर्न एजुकेशन समझ ना, इंग्लिश, और भारतीय बुद्धिजीवी, ये बुद्धिजीवी जो इंटेलेक्चुअल व्यक्ति होते हैं। आया था 8th क्लास में इंटेलेक्चुअल आता था, बार बार आता है ना इंटेलेक्चुअल, लाइक राजा राम मनमोहन राय, वही इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी जिसको बोलते हैं, पढ़े लिखे विद्वान लोग। ये कह रहा कि मैकाले के प्रयासों से भारत में 1835 में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ। मैकाले ने क्या किया? इंडिया के अंदर बहुत सारे एफर्ट किए और अंग्रेजी शिक्षा को उन्होंने क्या कर दिया? लागू कर दिया। अगर तुम्हें याद है तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक मैकाले को। किसको कहा जाता है? मैकाले को। ये भी 8th क्लास का है, लॉर्ड मैकाले। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक है लॉर्ड मैकाले। हाँ, वही 1835 के अंदर इन्होंने क्या, भारत में पहले अंग्रेजी शिक्षा। और पहले देखिए अंग्रेजी कैसी आई थी? पहले अपर लेवल पे कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर आई थी, फिर बाद में मिडिल क्लास के अंदर, फिर क्या है लो लेवल पे, ऐसी कहते ना। पहले तो ना कॉलेज यूनिवर्सिटियों में आई थी अंग्रेजी, फिर बाद में आ गई बड़ी क्लासों में, 10th में 9th में, फिर कहाँ पे आ गई 6th में 7th में 8th में। ये नहीं होता तो भारत में अंग्रेजी नहीं आती। 1835 में शुरुआत कर दी, आज सारे लोग अंग्रेजी सीख गए। तो इसने बोला कि पहले भारत में क्या होती थी? हिंदी उर्दू, क्या है? संस्कृत, हिंदी, उर्दू और लोकल लैंग्वेज जैसे मराठी है, बंगाली है, असमी है, राजस्थानी है, ये अपने अपने एरिया में भाषा होती थी, लेकिन अंग्रेजी का कोई प्रभाव नहीं था। तो किसका योगदान है? लॉर्ड मैकाले का। आगे देखिए, इन्होंने क्यों लगाई थी अंग्रेजी शिक्षा? क्यों लगाई थी? याद है ना, सस्ते कलरक मिले। क्या मिले? सस्ते कलरक। क्योंकि बाहर से, यूरोप से कलरक लेके आना महंगा होता था। ये बोलते थे कि यार बाहर से पैसा ज़्यादा लेगा कंपनी को फायदे के लिए, तो वहाँ इंडिया के लोगों को समझा दो, इनसे काम कराए। सस्ते कलरक के लिए, व्यापार के लिए, अपने फायदे के लिए लगाई थी इन्होंने अंग्रेजी। समझ गए ना? जैसे मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखाने लगूँ, मैं तुम्हें कुछ चीज़ सिखाने लगूँ, मैं स्कूल खोल लूँ, तो मैं बाहर से कोई टीचर लेके आऊँगा तो महंगा आएगा। मैं तुम्हें पढ़ा के बोलूँ तुरंत 2000 दे दूँगा, मैं 2000 में राजी। मैं ठीक है जी, बहुत है, इसको 1500 दे दूँगा, इसको थोड़े ये 2500 दे दूँगा, ये को सारे दे दिए जी। हरकत आदमी दे दिए जी, थोड़ा कम आवा ना। ऐसे ना बाहर से मान सपोज कि मैं स्कूल ले तो बाहर कोई बोलेगा मैं 25 लूँगा, तो 40 लेगा, एक 1500 का मास्टर आ जाए। तो कहने का मतलब एक कलर बहुत महंगा आता था, और वो बोल रहे कि भारत के लोगों को तैयार कर दो, कलरक बना दो, व्यापारी बना दो, काम ले लो इनसे। तो भारत के लोगों, देखिए अंग्रेजों ने अंग्रेजी भारत में अपने फायदे के लिए लगाई थी, समझ गए ना? वो भी 8th क्लास में क्वेश्चन था। और बाद में क्या किया? अंग्रेजी पढ़कर इससे उल्ट काम हो गया। भारत में एक नए बुद्धिजीवी वर्ग, इंटेलेक्चुअल का उदय हो गया, एक नया वर्ग बन गया। अंग्रेजी सीख सीख के अलग से एक नया वर्ग बन गया। उन्होंने अपने फायदे के लिए किया था, उनको ये नहीं समझा कि नुकसान भी होगा। क्या होगा नुकसान? आगे देखना। एक नया वर्ग आ गया, पढ़ लिख के अंग्रेजी पढ़ के सब चीज़ों को जानने लगे। तो इन्होंने क्या किया बाद में? देखिए जैसे मिल्टन है, शैले है, बेथम है, मिल, स्पेंसर, रूसो, वाल्टेयर जैसे पश्चिम विद्वान, ये सारे के सारे फिलोसफर थे। ये सारे के सारे पश्चिम के अलग अलग देशों के क्या है, फिलोसफर थे, पढ़े लिखे विद्वान थे। इनको पढ़कर, इन लोगों को पढ़ लिया भारत के लोगों ने। समझिए, भारत के लोगों ने क्या है, इनके जीवन के बारे में पढ़ा, ये इतने इंटेलिजेंट कैसे है, इनको पढ़ लिया। क्योंकि एक व्यक्ति की जीवनी हम पढ़ते हैं ना, तो हमें उससे मोटिवेशन मिलता है। तो उन्होंने इन सारे विद्वानों के बारे में पढ़ लिया, या क्या जबरदस्त बंदा था, अलग अलग देशों के, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इनको पढ़ पढ़ के इनकी सोच चेंज हो गई। तो इन्होंने पहले तो इन विद्वानों को पढ़ा, और क्या किया? 1789 में फ्रांस में क्रांति हो गई। फ्रांस में क्रांति कैसे हुई थी? देखिए, फ्रांस में पहले राजा होता था, रूल करता था, और उसकी कहने का मतलब निरंकुश अधिकार होते थे, कंट्रोल नहीं किया जाता था, बहुत ज़्यादा अधिकार होते थे। तो फ्रांस के लोगों को गुस्सा आ गया कि राजा मनमानी कर रहा है, तो सारे लोग इकट्ठा हो गए। बहुत सारे देखिए लोग पढ़े लिखे, उन्होंने अपनी थ्योरी बताई, तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। तो राजा को क्या कर दिया? गद्दी से हटा दिया। तो वहाँ पे क्या है? डेमोक्रेसी ले आए। क्या ले आए? डेमोक्रेसी। तो सरकार बदल दी ना, राजा उठा के फेंक दिया। तो क्रांति उसी को बोलते हैं ना कि कुछ रूपांतरण, कुछ बदलाव होना। तो इसमें भी क्रांति होगी। और फिर क्या? इटली और जर्मनी का एकीकरण हो गया, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी। जर्मनी अलग अलग देश, अलग अलग टुकड़ों में था, प्रस्सा नाम था, शायद प्रस्सा नाम था। तो उसने क्या किया? एक व्यक्ति था, उसने क्या, जर्मन भाषा बोलने वाले लोग जो क्या बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं, उनका एक जैसा, वही बताया था मैंने कि जो आर्डिक नोरियन है,
उनकी आंखें ब्लू थी और उनके बाल ब्राउन टाइप के थे, यानी जर्मन नस्ल के लोगों के लिए एक अलग देश बना दिया, जर्मनी। क्या बना दिया? जर्मनी। क्योंकि जर्मन वो भाषा बोलते थे, उसी के नाम से जर्मनी बना। तो उन्होंने क्या एरिया देख लिया, इस एरिया में जर्मन भाषा बोलते हैं, जर्मन कल्चर के लोग हैं, आर्टिक नॉर्वे, उन लोगों का क्या अलग से देश बना दिया, जर्मनी। तो उससे, और जर्मनी का यूनिफिकेशन किसने किया था? बिस्मार्क ने। किसने किया था? बिस्मार्क ने। अब बिस्मार्क को देख के इटली का यूनिफिकेशन गैरिबाल्डी और मैजीनी आएगा, दो व्यक्ति थे, गैरिबाल्डी आए, मैजीनी आए, तो उन्होंने इटली को बना दिया। इटली के 7 अलग अलग टुकड़े थे, कहीं पे अलग है, लेकिन एक जैसे लोग रहते थे। उन्होंने क्या कर दिया, 7 एरिया को मिला के एक देश बना दिया। यूनिफिकेशन होता है एक चीज करना। क्या होता है? एक चीज करना। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? एकीकरण। क्या बोलते हैं? एकीकरण। तो भारत के लोगों को लगा कि देखो इन्होंने क्या है, राजा रूल करता था, इसको हटा दिया, क्रांति हो गई, हम भी ऐसा कर सकते हैं। इन्होंने इटली और जर्मनी यूनाइट हो गए, तो यूनिफिकेशन कर दिया। आयरलैंड के अंदर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। आयरलैंड भी क्या अंग्रेजों का गुलाम था, ये अंग्रेज लोग हैं जो सारे के सारे ब्रिटिशर है, तो वो अपनी मनमानी कर रहे थे, तो उन्होंने भी अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष किया, उन्होंने भी आज़ादी पाली। और इनसे प्रेरणा लेकर यह वर्ग, जिस वर्ग समझे ना, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, स्वशासन की ओर आकर्षित हुए, स्वतंत्रता की, हमें आज़ादी चाहिए और अपना खुद का शासन। तो समझ गए ना, अंग्रेजी से जैसे बोलते हैं ना, कोई व्यक्ति दूसरे के लिए खड्डा खोदता है तो खुद गिर जाता है, ऐसा होता है। अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए किया, भारत वाले ने, जैसे उन्होंने यातायात ट्रांसपोर्ट का किया था यूज, तो भारत वाले ने फ़ायदा उठाया। तार का यूज किया, भारत वाले ने फ़ायदा उठाया। जो कोई चीज़ होती है ना, उसका अपोजिट हो जाता है। तो ये अंग्रेजी शिक्षा भारत के लिए कितने काम आई। बहुत सारे लोग विरोध करते थे, अंग्रेजी शिक्षा गलत है, अंग्रेजी शिक्षा है। बहुत सारे बोलते थे ठीक है अंग्रेजी शिक्षा नहीं होती तो ये चीज़ नहीं होती, पता ही नहीं चलता दुनिया में क्या चल रहा है। इन लोगों को पढ़ा, क्योंकि ये पश्चिम के विद्वान, पश्चिम की फिलोसफी सारी इंग्लिश में है। पहले ऐसे तो नहीं था, यूट्यूब थे, कोई ट्रांसलेट बताने वाला है, कुछ नहीं था, सारी की सारा मटेरियल इंग्लिश में था। तो ये इंग्लिश पढ़े, तो इन्होंने ये सारे पश्चिम के जो फिलोसफर है, विद्वान, इनको पढ़ लिया और दुनिया में क्रांति कैसे हुई बुक पढ़ी, समझ गए हम भी ऐसा कर सकते हैं। जैसे हम कोई चीज़ देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि दूसरे ने ऐसा किया, हम भी कर सकते हैं, तो भारत के अंदर इसका प्रभाव पड़ा। क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड? एनी प्रॉब्लम? समझ गए ना। तो पश्चिमी शिक्षा और भारतीय बुद्धिजीवियों का कैसा योगदान रहा भारत के आज़ादी के अंदर। आगे देखिए, तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव, या उस समय जो इंटरनेशनल जो घटनाएं घट रही थी दुनिया में, क्या चल रहा था, उसका भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। उसमें क्या हुआ देखिए, उस समय राष्ट्रीयता विश्व भर में हिलोरे मार रही थी। हर देश चाह रहा था राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म की बात कर रहे थे। पूरे यूरोप में, पूरे दुनिया के अंदर क्या है, नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, एक जैसा भाषा बोलने वाले, एक जैसा कल्चर वाले लोग क्या अपना एक अलग से खुद का देश बनाए थे, उसको क्या बोलते थे, राष्ट्रीयता। तो पूरी दुनिया में राष्ट्रीयता की चर्चा चल रही थी। और आगे जाके ये कह रहा है कि 1776 ईस्वी में अमेरिका की क्रांति हुई। अमेरिका में क्या हुई, क्रांति। अब अमेरिका की क्रांति कैसे हुई, किसी को याद है? थोड़ा सा समझाते हैं। देखिए, छोटा सा देश है यूके। यूके मान लीजिए, आप ब्रिटेन मान लीजिए, ठीक है, मैं ब्रिटेन ही लिख देता हूँ, यानी अंग्रेजी इनका ईदा। यहाँ पे लोकल लोग रहते थे, यहाँ पे ट्राइबल वगैरह लोग रहते थे, ज़्यादा कुछ है ही नहीं। देखिए, अमेरिका के अंदर ना सारे के सारे यूरोप के लोग बसे। ब्रिटेन है, यहाँ पे क्या है, यूरोप है, यूरोप के अलग अलग देश है, फ्रांस है, जर्मनी है। अमेरिका के अंदर खुद के लोग नहीं है, वहाँ पे ट्राइबल लोग थे, तो सारे के सारे बाहर से आए, कोई जर्मनी से आ गया, कोई पुर्तगाल से, स्पेन से, सब बाहर आके बस गए अमेरिका के अंदर। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटेन के लोगों ने, तो अमेरिका के यहाँ पे कुछ स्टेट होते थे स्टार्टिंग में, कुछ कम 8-10 स्टेट थे शायद, इतने ही होंगे स्टार्टिंग के अंदर, ये राज्य थे। बाकी एरिया पे यहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह था, ये जंगल था अमेरिका का पूरा एरिया के ऊपर। तो ब्रिटेन के लोगों ने क्या किया, यहाँ पे आके क्या इन लोगों के ऊपर मार पीट के इनकी कब्जा कर लिया, जैसे भारत पे किया। तो ये समुद्र के रास्ते आए, इन्होंने क्या किया, इस एरिया पे जाके क्या अपना कब्जा कर लिया। और यहाँ पे जितने स्टेट थे, ध्यान सुनिए, हर स्टेट में इन्होंने एक गवर्नर बना दिया। क्या बना दिया, गवर्नर। गवर्नर क्या करता था, देखिए ब्रिटिश के ये सारे के सारे क्या करते थे, गवर्नर होते थे हर स्टेट की। इन्होंने अलग अलग स्टेट बना दी इस एरिया में, यानी कि ये जो वेस्ट का है, ईस्ट का जो एरिया है अमेरिका का, बाकी एरिया तो खाली पड़ा था। तो यहाँ पे स्टेट बनाए और यहाँ पे एक एक गवर्नर होता था। ब्रिटेन गवर्नमेंट के अंदर में काम करते थे, पैसा कमाते थे, लोगों का शोषण करते थे, और पैसा है, धन है, यहाँ लेके जाते थे। काम कौन करते थे, यहाँ के सारे गवर्नर। और ये गवर्नर कहाँ से आते, ब्रिटेन ने भेजे थे, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, पैसे लेके आओ। ये बड़े बैठे बैठे मौज करते थे, समझे ना, ये जीसा लेते थे, इनको भेजते थे, ऐसा काम करो, बस फॉर्मेलिटी करते थे। ये कमा के देते, मेहनत करते थे। ये जो सारे व्यक्ति है, देखिए इनके ऊपर ना अलग अलग तरह से इनको परेशान किया जाता था। ये सारे व्यक्तियों की एक चीज़ समझ में आ गई, ये काम तो हम करते हैं, क्या करते हैं, हम करते हैं, मजे ये लूटते हैं।
लोग यहाँ के परेशान होते, यहाँ से काम किया जाता है, यहाँ शोषण किया जाता है। ये जो ब्रिटेन ने एक गवर्नर लगाया था, तो ये सारे गवर्नर इकट्ठा हो गए, ये जाके सारे मिल गए, समझे ना। ये 8-10 जितने भी थे ये सारे इकट्ठा हो गए और बोल दिया कि ये कोई संबंध नहीं है, हम अलग देश है। जैसे मैं कुछ सस्ता खोल लूँ, तुमने बना दो, एक का तेरे को काम दे दिया, एक का तेरे को हर रोज करूँ, ये नहीं किया, ये नहीं किया, क्या यार ये हर रोज करते नहीं, तुम काम करो बस मैं पैसे लेने आऊँ। तुमको समझे हम मास्टर तो मजे ले रहा है, काम हम कर रहे हैं, तुम बोले कि इकट्ठे हो जाए, चल कोई मास्टर नहीं, हम अलग से बना ले, तुम अलग, वही काम मैं सिखाऊं, पावर में तुम, लेकिन मैं तुम्हारा अगर शोषण करूंगा तुम ज़्यादा टाइम नहीं चलोगे ना, तुम अलग से संस्था बनाओगे, संस्था। तो इन्होंने क्या इंडिया सिस्टम काट दिया और यहाँ पे क्रांति कर ली, ये आए ना इनका मरे भगा दी वापस, चल। तो इन्होंने अपना एक खुद का देश बना लिया। क्या बना लिया? देखिए ये अलग अलग स्टेट होते थे, ये सारे क्या होते थे? स्टेट। ये भी अलग था, ये भी अलग था, ये सारे अलग अलग स्टेट थे। तो ये सारे क्या हो गए? इकट्ठे। क्या हो गए? इकट्ठे। तो इसको इसलिए बोलते हैं यूएस। क्या बोलते हैं? यूएस, यूनाइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं इनको? यूनाइटेड स्टेट। ये सारे के सारे स्टेट अलग थे, ये क्या हो गए? इकट्ठा हो गए। क्या हो गए? इकट्ठा। और ये अमेरिका के अंदर पड़ते हैं, अमेरिका महाद्वीप में, तो इसको कई बार बोलते हैं यूएसए। क्या बोलते हैं? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका महाद्वीप के जो स्टेट है सारे क्या हो गए? यूनाइट हो गए। इन्होंने अपना नाम क्या रख लिया? यूएसए। क्या रख लिया? यूएसए। तो ये स्टार्टिंग में कम ही स्टेट थे, 8-7 जितने भी थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे इनकी संख्या कितनी होगी? 50। कितनी हो गई है? 50। अभी यूएसए में कितने स्टेट है? 50। तो इन्होंने अपना एक अलग से देश बना लिया, यूएस, यूनाइटेड स्टेट। हिंदी में क्या बोलते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या बोलते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त मतलब इकट्ठे हो जाना, तो सारे राज्य क्या हो गए? इकट्ठा हो गए अमेरिका के। तो ये थी अमेरिका की क्रांति, और पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, बस समझिए बस थोड़ा सा कि कैसे हुआ था ये घटना। आगे देखिए, हाँ क्वेश्चन ये पूछेगा, अमेरिका की क्रांति कब हुई? 1776 में। कब हुई? 1776 में। तो अमेरिका के जो पहले राष्ट्रपति कौन बने? वाशिंगटन। कौन बने? वाशिंगटन। इसलिए अमेरिका की राजधानी कौन सी है? वाशिंगटन डीसी। क्या है? वाशिंगटन डीसी, उसी के नाम पे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति पूछ लिया जाता है। क्या नाम है उसका? वाशिंगटन। और एक और फेमस राष्ट्रपति हुए अमेरिका के, उसका नाम था अब्राहम लिंकन। क्या नाम था उसका? अब्राहम लिंकन। उसने एक स्टेटमेंट दी थी, डेमोक्रेसी। क्या बताया था उसने डेमोक्रेसी के बारे में? याद है? डेमोक्रेसी की एक डेफिनेशन दी थी, लोकतंत्र क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल। ये किसने बोला था? अमेरिका के राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन ने। एक तो इब्राहिम लिंकन याद रखना, आज आगे अमेरिका में पढ़ो। इब्राहिम लिंकन ने क्या दी थी? स्टेटमेंट। तो स्थापना किसने की थी सबसे पहले? वाशिंगटन ने। किसने? वाशिंगटन। राष्ट्रपति था, उसी के नाम से राजधानी बन गई वाशिंगटन डीसी। एक फेमस राष्ट्रपति जॉर्ज बुश। कौन है? जॉर्ज बुश, जिसने इराक के ऊपर हमला किया था। जब अमेरिका के अंदर 9/11 का हमला हुआ था, तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज बुश। कौन थे? जॉर्ज बुश। एक याद रखना, डोनाल्ड ट्रंप। कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप। अब थे इससे पहले, बाइडेन से पहले थे डोनाल्ड ट्रंप। तो अमेरिका का राष्ट्रपति का नाम रखना, हिस्ट्री रखना क्या हुआ, तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को डिफाइन करता है। देखिए, दुनिया की पॉलिटिक्स समझनी है, दुनिया का पूरा इंटरनेशनल रिलेशन समझना है, तो अमेरिका से स्टार्ट होता है। कहाँ से होता है? यूएसए, क्योंकि उसके समझे बिना कोई चीज़ नहीं है। 1776 से लेकर अमेरिका के हर साल 4 के लिए, हर 4 साल में राष्ट्रपति होता है। 76, 80, 84, 88, पूरा 4 साल नेट। 2000 अभी हर नेट, और जिस दिन इलेक्शन होगा उसी दिन होगा, चाहे आंधी आए, तूफान आए, भूकंप आए, कुछ चीज़ आए। तो अमेरिका में कंडीशन है कि एक राष्ट्रपति 2 बार बन सकता है। कितनी बार? 2 बार बस। संविधान देखिए कितना जबरदस्त है कि एक राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, और वहाँ पे 2 ही पार्टी है। तो कोई राष्ट्रपति, जैसे बराक ओबामा 2 बार बने, जॉर्ज बुश भी शायद 2 बार बने थे, तो 2 बार। अमेरिका की क्रांति बताइए कब हुई? 1776 में। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 में। कब हुई? 1789। अगर सीबीएसई अगर कोई बुक पढ़ता है 9th क्लास की, उसमें पूरा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्या है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, पूरा का पूरा चैप्टर है। आगे देखिए फिर, ये रहा फ्रांस की क्रांति। फिर क्या है? यूनान के अंदर, जो ग्रीस के अंदर भी, वहाँ पे भी क्या स्वतंत्रता संघर्ष चला था, ओटोमन एम्पायर उसके खिलाफ में। इटली और जर्मनी का क्या हुआ? यूनिफिकेशन हुआ। और आयरलैंड ने भी क्या है? अपनी स्वतंत्रता के लिए क्या किया? संघर्ष किया। तो इससे भारतीयों का मनोबल बढ़ गया। क्या बढ़ गया? मनोबल। ताकि दुनिया के लोग, चाहे जर्मनी के हैं, चाहे फ्रांस के हैं, इटली के, ये ऐसा कर सकते हैं तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। ये अपना राष्ट्र बना सकते तो हम भी बना सकते हैं। ये भगा सकते हैं, राजा को भगा सकते हैं। इन्होंने अंग्रेजों को भगा दिया, अरे अमेरिका वाले ने अंग्रेजों को भगा दिया, तो हम भी भगा सकते हैं। तो इनको चीज़ें समझ में आ गई। दूसरा कोई व्यक्ति कुछ काम करता, हम उसके बारे में पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि ये चीज़ हम भी कर सकते हैं। अब तुम आते हो, पढ़ते हो, कोई तुम्हें लगता है कि मैं पढ़ सकता हूँ, हौसला हो जाता ना,
और जैसा कोई दूसरा नेगेटिव चीज़ करता है तुम्हें लगता है मैं भी ये कर सकता हूँ। तो ये चीज़ ध्यान रखो, है ना। किसी ने शादी कर ली तो तुम्हें लगता है मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी घर बसा सकता हूँ। दूसरों को देख देख के हौसला होता ना। लड़कियाँ नहीं होती, छोटी छोटी लड़की होती 15, 16, 17 साल की, दूसरे की शादी होती ना फिर, तो वो बड़ी खुश हो जाती है, हाँ मेरी भी शादी होगी, मेरी भी शादी होगी। तो दूसरों को देख के मनोबल होता है। आगे देखिए फिर, इसके अलावा कुछ घटना और हुई। अबिसिनिया द्वारा इटली की पराजय। अबिसिनिया के लोगों ने क्या कर दिया, एक स्टेट था उसने क्या, इटली को हरा दिया। किसको हरा दिया? इटली को हरा दिया। ये कब की घटना? 1896 की। कब की है? तो ये कुछ छोटे से एरिया के लोग थे, थोड़े से कम लोग थे, ये बहुत ज़्यादा थे इटली के। इन्होंने क्या, थोड़े से लोगों ने बहुत ज़्यादा लोगों को हरा दिया। और अगला क्या है, जापान द्वारा रूस को हरा दिया। किसको हरा दिया? रूस को। जापान ने रूस को हरा दिया। देखिए रूस दुनिया कितना बड़ा देश है, और इसमें और भी देश होते थे पहले रूसी संघ के अंदर, फिनलैंड वगैरह, यूक्रेन वगैरह सारे रूस में होते थे। रूस इतना बड़ा देश किसने हरा दिया? जापान ने। किसने हरा दिया? जापान ने। ये ऐसा हुआ कि एक कीड़ी बड़द को हरा दे। मतलब इतना हौसला। मतलब जापान ने रूस को कब हराया था? 1905 में। कब हराया था? 1905 में। ये वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर घटना आती है। जापान ने कितनी पिटाई की थी, इतने पिटे थे, और उसका एक बहुत बड़ा एरिया था वो कब्जा कर लिया था, इतने मारे भगा भगा के। तो एक चीज़ समझ में आ गई कि कोई चीज़ करने के लिए कोई चीज़ का बड़ा होना और ये ज़्यादा होना कोई मायने नहीं रखता। एक जना ऐसा हो सकता कि कैया ने पीट दे 10 आंख हमारा विंडे, समझ गया ना, हो सकता ना। तो चीज़ें हौसला, तो इनको लगा ना, देखो इन्होंने थोड़े से लोगों ने इनको हरा दिया, इन्होंने थोड़े से लोगों ने इनको हरा दिया। तो इन घटनाओं ने क्या है, भारतीय राष्ट्र को भी जुझारू बना दिया कि हम तो बहुत ज़्यादा, अंग्रेज तो थोड़े से है। यहाँ पे घटना उल्टी है कि थोड़े से लोगों ने ज़्यादा को हरा दिया और हम ज़्यादा थोड़े को नहीं हरा पा रहे। क्या घटना है? देखिए भारत के लोगों की कमी कितनी रही। थोड़े से अंग्रेजों ने भारतीयों को 200 साल तक गुलाम किया। उनकी मेंटालिटी देखिए, 1000, 2000, 5000, 10,000, थोड़े से अंग्रेज, मुट्ठी भर अंग्रेज, और कितने भारतीय उनको हराया। क्योंकि भारतीयों के पास बुद्धि नहीं थी, पढ़े लिखे नहीं थे, बुद्धि नहीं थी, आपस में लड़ते थे। भारत के ही कम, देखिए भारतीयों को हराया, भारतीयों का शोषण किया, इसमें कमी किसकी थी? भारतीयों की। ये स्वीकार, हमें सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। तो कोई आपको हराएगा, आपका कोई शोषण करेगा तो हमारी कमी रहती है। तो बाद में ये चीज़ें समझ में आई कि अगर ऐसा हो सकता तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो पढ़ाई लिखाई इसलिए बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तुम पढ़ोगे लिखोगे, तुम्हारा कोई शोषण नहीं करेगा, तुम्हें ना कोई डरा सकेगा, ना तुम किसी का शोषण करोगे, ना तुम किसी को डराओगे, तो तुम अपना एक लाइफ अलग से जीओगे। तो इसलिए बोलते ना पढ़ो। अब भी होता है, मतलब कोई व्यक्ति नहीं पढ़ेगा उसका शोषण किया जाएगा, वो गरीब रहेगा उसका शोषण किया जाएगा, समाज में इज्जत नहीं होगी, उसको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, उसको गुमराह किया जाएगा। पढ़ेगा लिखेगा, अधिकार जानेगा, ना गुमराह होगा, ना जातिवाद आएगी, ना धर्म, हर चीज़ों को जानेगा। आगे देखिए फिर नेक्स्ट देखिए, विभिन्न राजनीतिक संगठनों की स्थापना। तो अलग अलग समय पे अलग अलग संगठन बने। तो पहला, सबसे पहले ना 1838 में भारत के जमींदारों की भलाई के लिए ना सबसे पहला संगठन बनाया गया, उसका नाम था लैंड होल्डर्स सोसाइटी। क्या नाम था? लैंड होल्डर्स सोसाइटी। क्वेश्चन पूछेगा, भारत का सबसे पहला राजनीतिक संगठन कौन सा था? लैंड होल्डर्स सोसाइटी। क्या नाम था? लैंड होल्डर्स सोसाइटी। और बाद में 1843 के अंदर बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी नाम का एक संगठन बनाया गया। 1875 के अंदर इंडियन लीग अलग से संगठन बनाया। अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे अलग अलग संगठन बनते रहे। 1876 में इंडियन एसोसिएशन। तो समझ गए ना, तो इनके बारे में पढ़ लेना। तो ये कब बना, ये कब बना, तो अलग अलग संस्था बनती रही, संगठन। जैसे फेडरेशन हमारी ना, फेडरेशन का मतलब क्या होता है? संघ। क्या होता है? संघ। तो इसीलिए लोगों ने अपनी भलाई के लिए अलग अलग संस्थाएं बनाई। और 1885 के अंदर ए.ओ. ह्यूम ने INC, क्या फुल फॉर्म है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ INC? यू नो, इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या नाम है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये कांग्रेस पार्टी है राहुल गांधी वाली। INC कब बनी थी? 1885 में। कितनी साल पुरानी है? कांग्रेस पार्टी कितनी साल पुरानी है? 1885 की है। देखिए कितने साल हो गए। तो ये किसने स्थापना किसने की थी कांग्रेस पार्टी की? A.O. ह्यूम। किसने की थी? A.O. कब की थी? 1885 में। कांग्रेस तो इसको सीधा बोल देते हैं कांग्रेस। इसका पूरा नाम क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या नाम इसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस।
तो इन्होंने क्या है अलग अलग संस्था बनाई। ये बाद में सबसे बड़ी संस्था बन गई थी पूरे देश की, पूरा बड़ा संगठन बन गया था कांग्रेस पार्टी। फिर अलग अलग क्रांतिकारी संगठन बने जैसे अनुशीलन समिति है, अभिनव भारत है और गदर पार्टी। इनके बारे में आगे की लेक्चर्स में जानेंगे। ठीक है, ओके, लिख लो अब थोड़ा सा लिख लो।